हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीत एक्सपर्ट्स। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो बिल्कुल लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा है दैट वाज वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब हम लोग बात करते हैं आगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इस चीज़ में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं? हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए हम जो टर्म यूज करेंगे दैट इज EMR। तो पार्टिकल नेचर में सबसे पहली चीज जो अपने को पढ़नी होती है दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देखिए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है? ये बोलती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं है, वो बिट्स एंड पीसेस में आती है। मतलब एक आएगी, फिर दो आएगी, फिर तीन आएगी, फिर चार आएगी, फिर पांच आएगी। वो ऐसे ही नहीं होगा कि वो एक साथ आ जाए। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम? क्वांटम होता है एक मिनिमम पैकेट। उस पैकेट के फॉर्मेट में एनर्जी आती है, कंटिन्यूअस नहीं आती है। जैसे आप लोगों ने जब छोटे होंगे तो कॉन्ट्रा खेला होगा। जिन लोगों ने कॉन्ट्रा खेला है वो समझते हैं कि जब वो एक बार वो इसे शिंक करता है तो एक लाइट बीम निकलती है, फिर दो निकलती है, फिर तीन निकलती है, फिर चार निकलती है। और यदि आप बटन प्रेस करके रखें तो कंटिन्यूस हो जाती है। बट इट इज़, जो कंटिन्यूस है वो भी बहुत सारी छोटी 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 चीज़ों का सम है। वैसा ही उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंटिन्यूस नहीं होती है, वो छोटी छोटी छोटे 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 चीज़ों का सम होती है। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन इज इन फॉर्म ऑफ is in form of small packets of energy called quantum। ठीक है, तो जो एनर्जी है, जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो लाइट की एनर्जी है, वो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स एंड दोज पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटम। और ये जो, यदि क्वांटम में यदि प्लूरल में यूज करेंगे तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? क्वांटा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई वो पैकेट्स के फॉर्मेट में है। जैसे आपने कहा कि भाई एक्स एनर्जी है, मतलब एक्स लाइट है, तो इसका एक पैकेट एक स्पेसिफिक एनर्जी रखता है x। यदि दो पैकेट होंगे तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 2x। और यदि n पैकेट्स होंगे तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? nx हो जाएगी। बात समझ में आती है? तो जितने पैकेट्स होंगे उतनी ही एनर्जी हो जाएगी। इट इज ए सम ऑफ दोज पैकेट्स। और इन्होंने कहा कि भाई वो जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ ईच एंड एवरी पैकेट, और वो जो ईच एंड एवरी पैकेट इन्होंने बोला ना, वो जो एक मिनिमम अमाउंट, मतलब मिनिमम अमाउंट की बात की, मिनिमम अमाउंट, इस चीज को उन्होंने नाम दे दिया फोटॉन। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स, ये बोल दिया। तो इन्होंने क्या बोला कि जो लाइट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप पढ़ना चाह रहे हैं, वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में है, एंड दैट स्मॉल पैकेट इज कॉल्ड फोटॉन। और जितने फोटॉन्स होंगे एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो हमने बोल दिया कि भाई एनर्जी ऑफ वन फोटॉन जो भी कुछ है, मतलब, या फिर हम बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इज n इंटू एनर्जी ऑफ फोटॉन होती है, वेयर n इज नंबर ऑफ फोटॉन्स। एंड फोटॉन्स क्या है? फोटॉन है वो पैकेट ऑफ एनर्जी।
बात समझ में आ गई। और इन्होंने एक और चीज बोली कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, एनर्जी ऑफ फोटोन है, ये एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। और इन्होंने क्या बोल दिया साथ में कि भाई यदि म्यू होती है तो आपको क्या मालूम है, जो लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था उसके हिसाब से यदि आप देखेंगे तो आपको क्या मालूम है, म्यू इंटू लैम्डा वॉज इक्वल्स टू वेलोसिटी, तो म्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा हम लोग लिख सकते हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी बाय लैम्डा, यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा, ऐसा उन्होंने बोल दिया। और ये किसने बोला, ये बोला प्लैंक ने। प्लैंक कौन था, मैक्स प्लैंक। यदि आप जर्मनी जाएंगे और जर्मनी में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बारे में खोजना चालू करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो मैक्स प्लैंक सोसाइटी के हैं। मैक्स प्लैंक, ये वही वाला प्लैंक है, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या बोल दिया, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी बाय लैम्डा। और इसको यदि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया तो एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। बात समझ में आई? ये प्लैंक ने एक कांस्टेंट दिया विच वाज एच, और इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। बात समझ में आती है? ऐसा इन्होंने बोल दिया कि भाई एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच सी बाय लैम्डा एंड एच का वैल्यू इतना होता है एक फोटोन का। यदि आपके पास बहुत सारे फोटोन होंगे, एनर्जी ऑफ एन फोटॉन्स यदि निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे, हम कहेंगे एन इंटू एच सी बाय लैम्डा या फिर एन इंटू एच म्यू। इसी चीज को हम लोग एक फोटोन के लिख सकते हैं एच न्यू। ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने बोल दिया, ठीक है, कि भाई आप वो स्मॉल पैकेट्स की बात कर रहे हैं, दैट स्मॉल पैकेट, ईच एवरी स्मॉल पैकेट हैज दिस मच एनर्जी। अब इसके ऊपर बेसिक एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे हमको क्या बोला गया, फाइंड आउट एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लैम्डा 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 मीटर। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया है, तो फोटोन की वेवलेंथ दी गई है, तो आपने क्या बोल दिया कि भाई एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा के, और h किसके बराबर हो जाएगा 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड के इंटू c। अब c की वैल्यू क्या है, c है स्पीड ऑफ लाइट। c क्या है, c है स्पीड ऑफ लाइट, SPEED, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट या EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विच इज 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा इज वेवलेंथ, तो वेवलेंथ कितनी दे रखी है आपको 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7। देखिए यहां पर है ना, आपको थोड़ा सा यूनिट्स का ज्ञान होना चाहिए। अभी तक आपने फिजिक्स के अंदर बहुत यूनिट कर ली होंगी कि भाई जो डिस्टेंस होता है उसका यूनिट लैम्डा होता है, जो एनर्जी होता है उसका यूनिट जूल होता है, ठीक है। और HC का यूनिट तुमने बताई, H का यूनिट तुमने बताई। अब यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 10 रेज टू पावर माइनस 7 है, ये 10 रेज टू पावर 8 है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 इंटू 10 रेज टू पावर 15, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल। ये एनर्जी होगी जो एक फोटोन की होगी। किसकी होगी, ये एक फोटोन की होगी। बात समझ में आ गई? तो ऐसे यदि आपको इसका एक नंबर दे रखा हो तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई आपको बोला गया है फाइंड आउट
नंबर ऑफ या फाइंड आउट एनर्जी of 10 raised to power 10 photons in above question। मतलब इस क्वेश्चन में यदि आपको 10 रेस्ट टू पावर 10 फोटॉन्स दिए होंगे तो कितनी एनर्जी होगी आपको ये बताना है। तो क्या करें भाई, एक फोटॉन की एनर्जी आ गई, वो कितनी आई, 3 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 19 जूल आई। तो आप क्या बोल देंगे कि एनर्जी ऑफ 10 रेस्ट टू पावर 10 फोटॉन्स ये किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी 10 रेस्ट टू पावर 10 इंटू एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। तो ये हो जाएगा 10 रेस्ट टू पावर 10 इंटू 3 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 19 जूल, और ये हो जाएगा 3 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 9 जूल एनर्जी। क्या ये क्लियर है कि भाई आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को कैसे यूज करना है? कुछ समझ में आया कि भाई आप बोलेंगे एनर्जी इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, एंड एच सी बाय लैम्डा को आप सॉल्व कर लेंगे। यदि आपको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी तो फिर आप फ्रीक्वेंसी के लिए टर्म्स में सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन अपन फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि फाइंड आउट एनर्जी ऑफ फोटोन of frequency 1 by 6.626 into 10 raised to power 10 हर्ट्स। ठीक है, तो अब आप क्या बोल दोगे कि भाई एनर्जी किसके बराबर है, एच सी बाय लैम्डा, सॉरी एच म्यू के बराबर है। एनर्जी किसके बराबर है, एनर्जी बराबर है एच म्यू के। तो ये कितना हो जाएगा, एच 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 इंटू 1 बाय 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर 10, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास आ गया 10 रेज टू पावर माइनस 24 जूल। बात समझ में आई? तो ये एनर्जी होती है। आप प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को कैसे भी लगा सकते हैं। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जो अच्छे सवाल बनते हैं वो कैसे बनते हैं, देखिए आपको एक लाइट सोर्स दे देंगे और आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने होंगे, या आपको कोई और रिलेशन निकालने को बोल दिया जाएगा। जरा एक क्वेश्चन करके देखते हैं, पहले एक एनर्जी कन्वर्जन करके देखते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखिए हमको क्या मालूम है, देखिए एनर्जी इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा है। अब एच एक कांस्टेंट है, सी एक कांस्टेंट है, ये दोनों वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो सीधी सी बात है इनका प्रोडक्ट भी एक कांस्टेंट होगा। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो एनर्जी इक्वल्स टू एच सी, और एच सी की जगह आता है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डॉट एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू जो यूनिट होगी वो भी आप एंगस्ट्रॉम रखेंगे। तो आपके पास जो एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी वो एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 जूल्स के बराबर होता है। ठीक है, फिर से जरा एक बार करके देखते हैं। भाई हमने क्या कहा, एनर्जी इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा के बराबर है, एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डॉट नैनोमीटर। और यदि आप नैनोमीटर, लैम्डा भी नैनोमीटर यूनिट्स में रखेंगे तो आपके पास एनर्जी ऑफ फोटोन आ जाएगी, और ये किसके अंदर आएगी, इलेक्ट्रॉन वोन यूनिट्स में आएगी। देखिए ये दोनों एक ही रिलेशन है, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम है, यहाँ पे नैनोमीटर है। 1 मीटर बराबर 10 रेज़ टू पावर, समझिए 1 नैनोमीटर बराबर 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 मीटर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो आपको समझ में आता ही है। ठीक है, तो अब डेटा इस फॉर्मेट में भी दिया जा सकता है। ऐसे एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट एनर्जी ऑफ लाइट whose wavelength, whose lambda is 310 नैनोमीटर। मान लीजिए क्वेश्चन है 310 नैनोमीटर की लाइट दे रखी है और उसके एक फोटोन का वेवलेंथ एनर्जी अपन निकाल लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी एच सी बाय लैम्डा के। अब ये नैनोमीटर में दे रखी है, देखिए तो 80% काम तो यही हो गया।
हम ये वाला रिलेशन यूज कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन को फास्ट करने का जो तरीका होता है ना वो बहुत ही छोटा सा होता है कि आपको थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशंस याद रहें। यदि आपको थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशंस याद है ना तो आपकी क्वेश्चन करने की स्पीड अपने आप ही बढ़ जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो जैसे आपने ये वाला वैल्यू याद कर लिया तो आपने क्या कहा कि भाई एच सी का वैल्यू सीधा मैं 1240 लगा दूंगा और लैम्डा लिख दूंगा 310। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट डॉट नैनोमीटर में है, ये नैनोमीटर में है, ये नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसिल, ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। कितनी आ जाएगी एनर्जी? एनर्जी आ जाएगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। बात समझ में आई? तो आप इस तरीके से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके ऊपर बेस्ड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करके देखते हैं। वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन क्या कहता है जरा समझिए। फाइंड आउट नंबर ऑफ फोटॉन्स जनरेटेड बाय a bulb of let's say 100 watt if it emits light of 620 नैनोमीटर। चलिए ये क्वेश्चन है, एक बल्ब लगाया है, बल्ब लाइट एमिट कर रहा है और लाइट कितने की एमिट कर रहा है? 620 नैनोमीटर की लाइट एमिट कर रहा है और आपको बताना है कि कितने फोटॉन्स ये एमिट करेगा। और ये जो हम एमिशन निकालने आते हैं ना, ये 1 सेकंड में निकालने आते हैं। ठीक है, ये जो निकालना चाहते हैं ये हम बोल रहे हैं 1 सेकंड के लिए निकालना आते हैं। तो अब है ना, पहले अपने को समझ में आना चाहिए कि ये बात किस फ्रेम में हो रही है। देखिए पावर दिया है, क्या दिया है? पावर दिया है। पावर क्या होता है? यदि आप पावर निकालना चाहें तो पावर क्या होता है? पावर होता है एनर्जी बाय टाइम। पावर क्या होता है? पावर होता है एनर्जी बाय टाइम। और एनर्जी बाय टाइम का क्या मतलब हो जाएगा कि भाई आपने बोल दिया पावर है 100 वाट, इसका मतलब हो जाएगा 100 जूल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी एमिट हो रही है। 100 वाट का मतलब ये। यदि 20 वाट होता तो 20 वाट का क्या मतलब होता? 20 जूल एनर्जी पर सेकेंड होती। 30 वाट होता, 30 वाट का क्या मतलब होता? 30 जूल एनर्जी पर सेकेंड होती। तो जितने जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड होती है वही उसकी पावर रेटिंग होती है। अब आपने बोल दिया कि भाई 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड 100 जूल एनर्जी इज एमिटेड, और ये सारी की सारी एनर्जी निकलेगी तो फोटॉन्स की फॉर्म में ना। तो आपको क्या मालूम है ये 100 किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा एन एच सी बाय लैम्डा, और ये 100 बराबर हो जाएगा एन। निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स। भाई एच सी बाय लैम्डा तो एक फोटॉन की एनर्जी थी, आपको दी एन नंबर निकालना होगा तो एन फोटॉन्स होंगे, तो एन फोटॉन्स की एनर्जी कितनी देगी? एन एच सी बाय लैम्डा। चलिए लगाते हैं एन एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा, और ये हो जाएगा 100 इक्वल्स टू एन। एन का वैल्यू कितना है निकालना है, इन टू एच सी। एच सी कितना हो गया? 1240। भाई क्यों 1240? क्योंकि मेरे पास वेवलेंथ नैनोमीटर में दे रखी है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट डॉट नैनोमीटर डिवाइड बाय 620 नैनोमीटर, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया 100 इक्वल्स टू एन इंटू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओ ये जूल में है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। पहले इसको काट लेते हैं, ये 50 आ गया। तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू 50 बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल, और ये n कितना हो जाएगा? 50 बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल। जूल ये के जूल जूल कैंसिल हो गया, और ये हो गया 50 बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 19 फोटॉन्स। अब आप इसको आगे सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं, वो तो कोई बात ही नहीं हो रही है कि भाई आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 500 बाई 16 इंटू 10 रेज टू पावर 19, और ये हो जाएगा 550 हो जाएगा। तो ये 5 बाय
5 × 25/4 × 10⁻19 इतने फोटॉन जनरेट होंगे, जो बहुत बड़ा नंबर है, पर सेकेंड। कितने में? 1 सेकेंड में इतने फोटॉन जनरेट होंगे। समझ में? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है जो इस टॉपिक के ऊपर बनता है। लेंदी होता है, डिफिकल्ट होता है, मेंस और नीट की रेंज का क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं कि उनकी रेंज से बाहर है, तो आपको ये करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसके बाद जो दूसरी थ्योरी थी जो पार्टिकल नेचर को इंडिकेट करती है, वो थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या थी वो? वो थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए, जो दूसरा टॉपिक था वो दूसरा टॉपिक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल साइंटिस्ट है, वो रिस्पॉन्सिबल साइंटिस्ट है एल्बर्ट आइंस्टीन। ये बड़ा साइंटिस्ट है। मतलब एल्बर्ट आइंस्टीन, यदि हम फिजिक्स समझें तो फिजिक्स में शुरुआत के टॉप 3 साइंटिस्ट में से एक है एवर। मतलब अभी इसमें हम क्या क्या काउंट करते हैं, कभी कभी कुछ लोग फर्स्ट भी रख लेते हैं, कुछ लोग जनरली सेकंड रखते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि न्यूटन वाज द फर्स्ट वन एंड दिस वाज द सेकंड वन। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कंसेप्ट दिया था, और इन्होंने क्या कहा कि यदि आपके पास कोई मेटल सरफेस है और आप उस पर फोटोन मारो सफिशिएंट एनर्जी के, तो वो फोटोन एनर्जी, वो जो मेटल सरफेस है, इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा देते हैं। समझ में आया? तो इन्होंने क्या बोला, यदि आपने फोटोन मारे सफिशिएंट एनर्जी के एक मेटल सरफेस के ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर देगा। तो इन्होंने कहा कि भाई आपके पास मान लो ये एक मेटल की शीट है, यहां पर आपने फोटॉन्स मारे। क्या मारे आपने? फोटॉन्स स्ट्राइक कराए। मतलब बेसिकली आपने यहां पर ऊपर की तरफ यहाँ पे एक लाइट सोर्स रखा, लाइट सोर्स से फोटॉन्स निकले, वो इस पे स्ट्राइक किए। यदि वो स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये बोल दिया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और इन्होंने क्या बोला कि भाई ये जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है, ये एनर्जी ऑफ फोटॉन ही इलेक्ट्रॉन निकालेगी। बात समझ में आ गई? तो इन्होंने क्या बोल दिया, जरा समझिए। इन्होंने बोला कि व्हेन फोटोन ऑफ सुटेबल एनर्जी स्ट्राइक्स ओवर ए मेटालिक शीट, it induces electrons removal from sheet। मतलब जैसे ही वो फोटोन आके शीट से टकराया तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इस चीज को इन्होंने बोल दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों? क्योंकि फोटोन के आने से इफेक्ट हुआ है और इलेक्ट्रॉन निकला है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। क्या बोलते हैं? करंट। और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। तो जरा इसको भी लिख लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम शीट, फ्रॉम मेटल शीट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, and current called photoelectric current, and phenomena called photoelectric effect। बात समझ में आई? अब यहां पर ना एक बहुत ही बेसिक सा प्रिंसिपल है। वो क्या है बेसिक सा? कि वन फोटोन, मतलब एक बहुत ही बेसिक सा assumption है, वन फोटोन कैन स्ट्राइक ओवर वन इलेक्ट्रॉन ओनली। मतलब मान लेते हैं कि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये फोटोन आया, वो फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को मारेगा। ये फोटोन इससे टकरा के दूसरे इलेक्ट्रॉन से नहीं टकरा सकता। और यदि 2 फोटोन आए तो 2 फोटोन आएंगे, उनमें से एक ही इलेक्ट्रॉन को मारेगा, दूसरा वाला तो कहीं और जाएगा। तो एक फोटोन ही
एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है, दो फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक नहीं कर सकते किसी भी हालत में। ये बहुत ही बेसिक सा अजम्पशन माना गया। ठीक है, अब जरा समझते हैं भाई, हमें क्या मालूम है कि जो भी एनर्जी ऑफ फोटॉन थी, इसने दो काम किए, टू पार्ट्स। पहला क्या किया, इट रिलीज इलेक्ट्रॉन। वो जो इलेक्ट्रॉन भाई अभी समझिए, मेटल है तो अट्रैक्शन तो है ही ना इलेक्ट्रॉन को, तो वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड था, तो वो जो फोटोन आया उसने क्या किया, उस अट्रैक्शन से उसको फ्री कराया। दूसरा काम क्या किया, इट इम्पार्टेड काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन। तो जो फोटोन आया उससे दो काम किए, एक तो इलेक्ट्रॉन को फ्री किया और दूसरा इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दी। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई एनर्जी ऑफ फोटोन जो भी कोई होगी ना, ये दो काम करेगी। एक काम करेगी इलेक्ट्रॉन रिलीज कराने का या इजेक्ट कराने का, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये जो एनर्जी रिलीज है ना, इस चीज को इन्होंने नाम दिया थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या नाम दिया, थ्रेशोल्ड एनर्जी, या इसको नाम दिया बाइंडिंग एनर्जी। पर लेट्स से थ्रेशोल्ड एनर्जी एक बेटर टर्म है। तो इन्होंने क्या बोला, एक और टर्म डिफाइन कर दी, एंड दैट टर्म वाज थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये क्या हुई, इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject an electron by photon या by electron, छोड़ो, इसको नाम दिया थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, क्या बोल दिया, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है ये किसके बराबर हो गई, ये बराबर हो गई थ्रेशोल्ड एनर्जी के, और साथ में किसके बराबर हो गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के। ये इसके बराबर हो गई। अब एनर्जी ऑफ फोटोन तो हमको निकालना आता है, एक फोटोन की एनर्जी, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन, सॉरी ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, ये किसके बराबर हो गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो गई, प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गई। अब यदि हमने बोल दिया इफ काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो हम लोग लैम्डा को लिख देते हैं लैम्डा नॉट। तो हम लोग क्या समझते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी ये किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी एच सी बाय लैम्डा नॉट के बराबर हो जाएगी, बाय लैम्डा नॉट के बराबर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, वेयर लैम्डा नॉट इज, अभी ये जो लैम्डा नॉट है, ये लैम्डा नॉट क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है थ्रेशोल्ड वेव लेंथ। और यदि यही चीज फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में सॉल्व की जाए तो क्या हो जाएगी कि भाई एच म्यू इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और आपने बोल दिया कि यदि काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन बस फ्री हुआ है, उसका कोई मोमेंटम नहीं है, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन यदि सिर्फ फ्री हुआ है तो हम लोग लिख देंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल्स टू एच म्यू नॉट, इसके बराबर लिख देंगे। बात समझ में आई? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर एच म्यू नॉट के बराबर हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा एच म्यू इक्वल्स टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर।
ये हो जाएंगे दो रिलेशंस। समझ में आ गया? तो ये जानकारी आपको क्वेश्चन में, मतलब ये कंसेप्ट होता है। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा? भाई क्वेश्चन तो बनेगा ही ना इसके ऊपर, तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बना लेते हैं एक दो। चलिए सबसे पहले एक बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन करते हैं। फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन emitted from a metal surface if its threshold energy is 2 electron volt and photon has lambda 310 नैनोमीटर। बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि आपको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। मेटल सरफेस की थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको दी गई है और फोटोन का लैम्डा दिया गया है। तो अब आप क्या क्या निकाल सकते हैं? देखिए फोटोन का लैम्डा नहीं दिया हुआ है तो आप फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी के लिए तो निकालना ही है और थ्रेशोल्ड एनर्जी दे रखी है। तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है भाई? एनर्जी ऑफ फोटोन होगी एच सी बाय लैम्डा इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी। और एच सी बाय लैम्डा तुम समझते हैं 1240 बाय 310 भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में है ये। देखिए ये रिलेशन याद करना आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा, सब जगह हेल्प करेगा, तो प्लीज ये जरूर करना। तो ये हो जाएगा 1240 बाय 310 इक्वल्स टू, ये नैनोमीटर में है, इक्वल्स टू 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी, और ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसिल, ये 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इससे आपके पास आ गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रिलेशन आ गया। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। देखिए सिर्फ एक कैलकुलेशन याद करने से आपका कम से कम और कम से कम पेपर में ना 5 मिनट बचता है। तो कर लो याद यार, पेपर टाइम ही तो है। यदि जो पेपर आपको 3 घंटे में करना है उसको करने के लिए 6 घंटे दिए जाएं तो आप तो कर ही लेंगे। तो पेपर को सही टाइम में कैसे करना होता है, 3 घंटे में कैसे करना होता है कि आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में रैपिड हो जाए। चलिए इसके ऊपर बेस्ड और क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारे पास है फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इफ फोटोन ऑफ लैम्डा 1240 by 3 electron volt strikes on a metal sheet with threshold lambda इक्वल्स टू 620 नैनोमीटर। सॉरी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, नैनोमीटर में होगी, गलती से लिख दिया है। ठीक है 620 नैनोमीटर। अब आपको फिर से क्या मालूम है कि भाई एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी थ्रेशोल्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। थ्रेशोल्ड एनर्जी को अपन ने ईटी लिखा है, ठीक है। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया एच सी बाय लैम्डा इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया। तो एच सी बाय लैम्डा 1240 बाय 1240, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ये बाय 3, ये नैनोमीटर 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 कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू एच सी
एच सी कितना हो गया 1240 डिवाइड बाय लैम्डा नॉट 620, थ्रेशोल्ड लैम्डा दे रखी नहीं है, प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये कितनी आ जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, ये आ जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी आ गई तो आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, तो चलिए एक और चीज कर लेते हैं, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या कहेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो गया 1/2 इंटू एम 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट था तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपन ने जूल में कन्वर्ट कर लिया, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻31 का रूट। काफ़ी तेज वेलोसिटी आ रही है, ठीक है। तो आप वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं इस तरीके से, बात समझ में आई। तो ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, फंडामेंटल टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, बात समझ में आती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या पढ़ सकते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। देखिए यदि हम लोग कुछ ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ प्लॉट करें किस किस चीज की तरह समझिए, हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। भाई काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई, ये बराबर आ गई है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी के, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई है एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट के, और हम लोग प्लॉट कर रहे हैं 1 बाय लैम्डा का ग्राफ। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ बनेगा ऐसा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये कहाँ कट करेगी, ये इस पॉइंट पे कट करेगी जहां पर लैम्डा इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा नॉट है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा नॉट, और यहाँ पे स्लोप किसके बराबर आ जाएगी, ये बराबर आ जाएगी एच सी के। भाई बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से ही सॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है ये इंटरसेप्ट आ जाएगी, ये जो वैल्यू है भाई ये स्लोप के बराबर होगी, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा एच सी हो जाएगा। भाई आपको याद होगा ना y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, तो ये वैल्यू होगी इंटरसेप्ट, और ये m, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 1 बाय लैम्डा, तो m किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया एच सी के। और यदि हम ऐसा ही ग्राफ प्लॉट करें किस किस के बीच में, हम ऐसा ही ग्राफ प्लॉट करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन वर्सेस म्यू का, तो अभी देखिए काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, फिर से काइनेटिक एनर्जी बराबर है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस एनर्जी थ्रेशोल्ड के, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गई एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट के। तो यहाँ पर भी ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ये जहाँ पे कट करेगा ये वाला पॉइंट होगा म्यू नॉट, और ये जो एनर्जी होगी ये होगी एच म्यू नॉट विच इज थ्रेशोल्ड। बात समझ में आ गई। और यहां पे स्लोप कितनी हो जाएगी, यहां पे स्लोप हो जाएगी h, तो यहां पे स्लोप होगी एच सी, यहां पे स्लोप होगी h, दोनों का नेचर सेम है, दोनों की स्लोप अलग अलग है, तो ये ग्राफ आपको आने ही चाहिए, ठीक है, ये आपको आने ही चाहिए, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और ग्राफ बनता है, और वो ग्राफ बनता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड, या नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड करंट के बीच। तो यहां पे एक और चीज पढ़ते हैं, करंट क्या होता है। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई से, इट इज चार्ज पर टाइम,
इट इज चार्ज जनरेटेड पर टाइम, चार्ज जनरेटेड पर सेकेंड। और ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन्स हुए तो n इलेक्ट्रॉन्स इन बाय टाइम। भाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻17, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 10 इंटू 10 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इतने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे एक सेकंड के अंदर, वो हो गए एन ई बाय टाइम। ये होता है आई। तो बेसिकली आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड। दूसरा होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, ये होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर एक सेकंड में कितने फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं, वो इंटेंसिटी है फोटॉन्स की। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि सब समझो, इंटेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई से। तो आई क्या है, ये है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड करंट, ये प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड के। तो यदि मैं आई वर्सेस आई का ग्राफ प्लॉट करूं, किसका, आई वर्सेस आई का, यहां पे आई और यहां पर आई, कि भाई इधर जाएंगे तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी, इधर जाएंगे तो करंट बढ़ेगा। तो ये ग्राफ कैसा होता है, ये ग्राफ होता है ऐसा, ठीक है। और जिसका ये स्लोप जो होता है दैट इज 45 डिग्री। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि भाई आपने एक फोटोन मारा तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, दो फोटोन मारे तो दो इलेक्ट्रॉन निकले, तीन फोटोन मारे तो तीन इलेक्ट्रॉन निकले, चार फोटोन मारे तो चार इलेक्ट्रॉन निकले, एंड सो ऑन। तो इतने फोटोन मारोगे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, पर एक होगा मैक्सिमम वैल्यू, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं इस चीज को, सैचुरेशन करंट बोलते हैं। भाई ये समझिए क्या हुआ, भाई आपने क्या बोला कि एक मेटल शीट है इतनी बड़ी, इसमें 10⁻25 एटम्स है, हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन देने को रेडी है। एक फोटोन मारा एक इलेक्ट्रॉन निकला, दो फोटोन मारे दो इलेक्ट्रॉन निकले, 100 फोटोन मारे 100 इलेक्ट्रॉन निकले, 10⁻20 फोटोन्स मारे 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स निकले, 10⁻25 इलेक्ट्रॉन फोटोन्स मारे 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स निकले। पर 10⁻25 प्लस 1 डाले, 10⁻25 एटम्स थे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, 10⁻25 ही निकलेंगे। समझ में आ गया, एक्स्ट्रा नहीं निकल सकता, क्योंकि जितने एटम थे सारे कवर हो गए। तो वो जब आती है स्टेट मैक्सिमम वाली, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। समझ में आ गया। और जनरली हम लोग मानते हैं कि ये न्यूमेरिकल पर्पस के लिए कोई हमसे सैचुरेशन करंट कैलकुलेट नहीं करवाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? तो ये बहुत ही बेसिक सा ग्राफ है बिटवीन करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। समझ में आ गया? और ये जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकालते हैं ना, देखिए ये तो हो गया। अब है ना कुछ कुछ चीजें, जैसे हमने जो काइनेटिक एनर्जी निकाली है दैट इज मैक्स काइनेटिक एनर्जी। हो सकता है काइनेटिक एनर्जी से थोड़ी सी कम है, पर जो हम निकाल रहे हैं दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि दो इलेक्ट्रॉन निकलते हो किसी फोटोन, मतलब ऐसा हो सकता है कि एक एलिमेंट दो फोटोन देता हो, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन देता हो, तो एक जो कम एनर्जी पे देखा, हम केवल उसकी बात कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है? इसके अलावा एक और चीज समझते हैं। यदि आपने बोल दिया कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो क्या होगा? तो इसका मतलब होगा नो फोटो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा। इसका यह मतलब होगा। जरा एक बार समझ के देखते हैं क्या बात की फिर से हमने बोला, समझना,
a photon of lambda 620 nanometer strikes on a metal sheet of work function of threshold energy phi of, एक काम करते हैं इसको ना भी थ्रेशोल्ड एनर्जी लिखते हैं, ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अब ये क्वेश्चन है, अभी है ना, आप समझो 620 नैनोमीटर है, आप जैसे ही एनर्जी ऑफ फोटोन निकालोगे तो ये कितनी हो जाएगी 1240 बाय 620, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ये नैनोमीटर में ये कैंसिल आउट हुई, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना आया, एनर्जी ऑफ फोटोन आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, भाई मिनिमम एनर्जी 3 चाहिए, आपने 2 ही सप्लाई की, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी होती है। इसके अलावा है ना, आपको एक बेसिक टर्मिनोलॉजी और याद करनी होती है, दैट इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। बस इसका जो सिंबल होता है, थोड़ा साफ लिख देते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसका जो सिंबल होता है ना, इसका सिंबल होता है फाई। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको यदि क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं देके वर्क फंक्शन दिया है तो भी आपको मालूम है क्या करना है। भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी दी जाएगी या वर्क फंक्शन दिया जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन दी जाएगी और फिर कुछ कैलकुलेट करवा लिया जाएगा। तो ये सबसे बेसिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब आप इसके अंदर थोड़े से वेरिएबल और डाल सकते हो कि भाई आपने ऐसा भी कर सकते हो कि जो एक फोटोन है वो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा रहा है, वो सब क्वेश्चन भी बनते हैं, बट वो बेसिक फंडामेंटल लेवल पर नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक था। प्लीज़ आप यहाँ तक पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए, एंड हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके आगे बढ़ेंगे और हम सीखेंगे बोर मॉडल। ठीक है, तो प्लीज़ पढ़िएगा, एंड आपको मालूम है कि जो नोट्स हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। विल मीट अगेन, बाय बाय।